क्या पढ़ रहे थे? कोठारी कमीशन। हेडिंग डाल दीजिएगा कोठारी आयोग। उन्नीस सौ 64-66 याद रखिएगा, यही परीक्षा में आएगा। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है, कई पेपरों में पूछा गया है कि कोठारी कमीशन कब आया था। 1964-66 में आया था। ठीक है, कोठारी कमीशन अगर पूछा जाए संपूर्ण भारत की सबसे पहली शिक्षा नीति कौन सी थी, तो यही बताइएगा कोठारी कमीशन। नहीं पता हो नीचे लिख लीजिएगा संपूर्ण भारत की। देखिए पेपर में क्वेश्चन इसी तरीके से बनाता है, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, पूछ लेगा संपूर्ण भारत की शिक्षा नीति कौन सी थी, क्या बताइएगा? या ऐसे आ जाए स्वतंत्र भारत की संपूर्ण शिक्षा नीति, तब क्या बताओगे? मत लगा देना राधा कृष्णन आयोग, तब क्या लगाओगे? कोठारी कमीशन। संपूर्ण भारत की, स्वतंत्र भारत की संपूर्ण शिक्षा नीति, यही है। ठीक है, और पूछे स्वतंत्र भारत की पहली शिक्षा नीति, तब राधा कृष्णन आयोग। ये 2 बार क्वेश्चन आए हैं इस तरीके से घुमा के। संपूर्ण का मतलब ये एक विस्तृत कार्यक्रम था, वो एक ऐसे छोटा मोटा स्वतंत्रता के बाद एक राधा कृष्णन जी ने कुछ बताया था, उसी को आयोग मान लिया गया, भारत का स्वतंत्र आयोग पहला। लेकिन संपूर्ण शिक्षा आयोग पूछेगा तब यही बताइएगा। ठीक, चलिए इस आयोग में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये हुई थी कि इस आपको पता होगा कि 1964-66 से पहले राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद नेशनल NCERT का गठन हो चुका था। NCERT गठन 1961 में हुआ था। ठीक है, इसी की एक सब ब्रांच होती है SCERT। देखिए डाटा कलेक्ट करते रहिए और इसको याद करते रहिए, सन याद करते रहिए, आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, हमारा काम है आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बस दिखा देना खाली। ठीक, कैसे लोग सेलेक्ट हो जाते हैं परीक्षाओं में, कम पढ़ के, वो काम है हमारा। ज़्यादा तो पूरी दुनिया पढ़ रही है, लेकिन कम पढ़ के कैसे सिलेक्शन ले लिया जाता है, सिलेक्टेड चीज़ पढ़कर, वो आप समझो। ठीक है, कभी कभी आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा ज्ञान जिनके पास होता है वो भी परीक्षाएं नहीं निकाल पाते। कारण क्या होता है? उनकी गलती नहीं होती है, गलती ये होती है इतना ज़्यादा डाटा उनके पास स्टोर रहता है कि वो कंफ्यूज रहते हैं, और उस चक्कर में परीक्षा में वो उनके ऊपर बहुत कहते हैं ना, जिसकी क्षमता 1 GB की है उसमें तुम 4 GB का काम करोगे तो क्या होगा? मोबाइल हैंग करने लगेगा। यही हालत उन लोगों के साथ होती है, परीक्षा में हैंग कर जाते हैं वो लोग, लोड नहीं ले पाते। ठीक है, यही कारण है बेचारे योग्य होते हुए भी परीक्षाएं नहीं निकाल पाते। और कभी कभी हम देखो 1 दिन पहले लोग पढ़ते हैं और परीक्षा निकाल ले जाते हैं। यही फर्क होता है सृजनशील बालक और प्रतिभाशाली बालक में, समझ गए? प्रतिभाशाली बालक कुछ दिन बाद खत्म हो जाते हैं, लेकिन सृजनशील बालक बुढ़ापे में भी जिंदा रहते हैं। आज भी महेंद्र सिंह धोनी को बल्ला पकड़ा दीजिए तो बाउंड्री के बाहर भेज देंगे। ठीक, लेकिन कुछ प्रतिभाशाली लोग बिल्कुल बेकार हो गए। हम नाम नहीं लेंगे प्रतिभाशाली लोगों का, बिल्कुल बेकार हो गए, मतलब कोई लायक के नहीं बचे वो। ठीक है, समझ गए? चलिए अच्छा आगे बढ़े। समझने वाले समझ गए होंगे, नहीं समझने वाले नहीं समझे। ठीक है, चलिए अच्छा, तो SCERT का गठन कब हुआ था? दे रहे हैं 81 की 88? बताओ। इसका सही उत्तर जो है परीक्षा में 88 आएगा नहीं, आएगा 81। ठीक है, लेकिन आप दोनों पढ़ के जाना, जो मिल जाए। ठीक है, 88 मिल जाए 88 मार देना, 81 मिल जाए 81 है। अब ऐसा क्यों है ये भगवान जाने। खैर छोड़िए, भगवान नहीं जाने, आप 81 याद रखना और 88 अगर विकल्प में दिखे तो 88 भी मार दीजिएगा। ठीक है, देखिए कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज़ें से आपको बताएं, एकीकृत शिक्षा जो है कई बार पेपर में पूछी गई, एकीकृत शिक्षा कब आई? ठीक है, तो कहीं कहीं विकल्प में 1887 होता है, वो 1987 होता है, कहीं कहीं क्या लेता है आपका ले देता है कि कहीं कहीं कहता है कि भाई 1986 की शिक्षा नीति में आया था। अब दोनों ही विकल्प सही हैं। ठीक है, अभी आप नेट पे सर्च करोगे तो 86 भी आएगा 87 भी आएगा। एकीकृत समझते हो? एक प्रोग्राम चलाया गया था इंटीग्रेटेड चाइल्ड सर्विस, ठीक है, चलाई गई थी प्रोग्राम।
प्रोग्राम था ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत चलाई गई थी और ये लागू की गई थी कब? 1987 में। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। चाइल्ड इंटीग्रेटेड एकीकृत शिक्षा, जिसका विस्तृत पूछा जाता है कई बार समावेशी शिक्षा विस्तृत रूप है, तो विकल्प में होता है एकीकृत शिक्षा, वहां टिक मार देना होता है। क्या होती है एकीकृत शिक्षा? हाँ, शारीरिक रूप से अक्षमता या अयोग्य बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाना इसलिए अनिवार्य रखा गया कि इससे क्या होता है, बच्चों का एक तो मनोबल बढ़ता है। जो बच्चे शारीरिक रूप से अक्षम है उनका थोड़ा सा सामान्य बच्चों के साथ जब वो बैठते हैं तो उनका मनोबल बढ़ता है। ठीक है। दूसरा, सभी बच्चों को समान अधिकार मिलते हैं, जैसे कि चलिए अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तब उसमें हम बता देंगे डिटेल में। ठीक है, चलिए क्या लिखेंगे? 1988 लिख लीजिएगा, SCRT। ठीक है, और 81 अंडरस्टूड रखिएगा, पेपर में हो सकता है आ जाए 81, किताबों में भी 81 ही लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन वास्तविक तौर पर SCRT 1988 में एस्टेब्लिश्ड हुई। समझ गए? अगर आ जाए 1981 में क्या हुआ था, तो हो सकता है वो गठन के आधार पर कह दे 1981। ठीक है, दोनों ही डेट याद रखिएगा। ठीक, बस जब फैक्ट तौर पे 1988 से ही SCRT प्रारंभ हुआ था। ठीक, लेकिन किताबों में 1981 लिखा है कि 82 लिखा है? 81 लिखा है, 20 साल। ठीक है, 10 साल हमने लिखा दिया था, तो हमने संशोधन कराया था उसको बाद में। चलिए आगे बढ़िएगा। तो NCERT का काम आ गया था, तो कोठारी साहब ने कहा था कि अखिल भारतीय शिक्षा का सारा कार्यक्रम किसको, सारी जिम्मेदारी किसको दी जाए? NCERT को दे दी जाए। ठीक है, तो नीचे लिख लीजिएगा, इस कमीशन के अंदर कहा गया है कि भारत की जो पूरी शिक्षा है, संपूर्ण शिक्षा की जो जिम्मेदारी है वो किसको दे दी जाए? NCERT को दे दी जाए। ठीक है, ये बात इसमें कही गई थी, कोठारी कमीशन। ठीक, उसके बाद कहा गया था राज्यों प्रांत सरकारों का जितना भी बजट है, केंद्र और राज्य सरकारों का जितना भी बजट है, केंद्र प्लस राज्य सरकारों का जितना भी बजट है उसका 6% जो है शिक्षा पर खर्च किया जाए। अगला पॉइंट लिखेगा, केंद्र और राज्य सरकारों का जितना भी बजट आता है, ठीक है, कुल बजट जितना भी है उसका 6% जो है वो शिक्षा पर व्यय किया जाए। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट। जितने पॉइंट लिखा रहे हैं सब महत्वपूर्ण है। ये या तो पेपरों में पूछे गए हैं अब तक, और या तो आगे पूछे जाने की प्रबल संभावना है। ठीक है, और कुछ इसमें खास है नहीं, जो जो महत्वपूर्ण है हम सब लिखाते चल रहे हैं। उसके बाद इसी कमीशन में सबसे इम्पोर्टेंट बात कही गई थी। अच्छा, आपको पता होगा कि इसके अध्यक्ष कौन थे? कोठारी। कौन कोठारी? दौलत सिंह कोठारी। और दौलत सिंह कोठारी वर्तमान में क्या थे, उसमें किस पद पर थे? कल बताया था हमने। दौलत सिंह कोठारी वर्तमान में किस पद पर थे? दौलत सिंह कोठारी क्या थे? हाँ, कुलपति थे। कहाँ कुलपति थे? विश्वविद्यालय, ध्यान दो थोड़ा सा। कल बताया था UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है, पहले अध्यक्ष नहीं थे, तत्कालीन अध्यक्ष थे। कल कंफ्यूजन हो गया था। ठीक है, लेकिन तत्कालीन अध्यक्ष थे, उसी समय ये अध्यक्ष पद पर नियुक्त थे। 1961 से नियुक्त कर दिए गए। ठीक है, और एक जिम्मेदारी इनको दी गई थी भारत की शिक्षा नीति के बारे में। ठीक है, वर्तमान में UGC के क्या थे? अध्यक्ष थे। UGC समझते हो? जो टीचरों की योग्यता को निर्धारित करती है, कोर्स कराती है। जैसे आपको प्राइमरी के लिए DLED करना है और जूनियर के लिए BEd करना है, वैसे ये बताती है कि स्नातक में पढ़ाएंगे MPhil वाले और परास्नातक में पढ़ाएंगे PhD वाले। समझ गए? JRF नेट का एग्ज़ाम यही क्वालिफाई कराती है। जो लोग JRF निकालते हैं उनको बाकायदा पैसा भी, प्रोत्साहन राशि देती है और 2 साल का PhD भी कराती है। उसके बाद वो किसी भी यूनिवर्सिटी में क्या कर सकते हैं? अध्यापन कर सकते हैं, योग्य टीचर बन जाते हैं, ग्रांट से आ जाते हैं। चलिए, तो दौलत सिंह कोठारी थे। ठीक है, चलिए इतनी बात हो गई। उसके बाद एक क्वेश्चन और यहाँ से बन जाता है कि शिक्षकों के लिए मतलब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सा आयोग था? शिक्षकों के प्रति उत्तरदायी आयोग कौन सा था? कोठारी कमीशन। क्योंकि ये विश्वविद्यालय के क्या थे? UGC के क्या थे? अध्यक्ष थे। तो विश्वविद्यालय
शिक्षकों से संबंधित अगर पूछ ले, शिक्षकों से संबंधित, जैसे उनका वेतन हो गया, ठीक है, वेतन और भी चीज़ें, शिक्षकों संबंधी वेतन, शिक्षकों से संबंधित कुछ भी अगर आ जाए और कोई कमीशन पूछे तो कोठारी कमीशन बताइएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाइएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि कोठारी कमीशन ने निम्नलिखित में से किस आयोग या किस शिक्षा नीति या किस कार्य शिक्षक योजना को प्रस्तावित किया था, तो क्या बताओगे? अगर पेपर में आ जाए कोठारी कमीशन ने निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित किया था, विकल्प में आ जाए आपको 1986 की शिक्षा नीति, 1968 की शिक्षा नीति, ठीक है, 1964-66 का कोठारी कमीशन, एक्शन प्लान आ जाए 1992 का, तो क्या टिक करोगे? ऐसे ही पेपर में आएगा तो नीचे बड़ा बड़ा स्वर्णिम अक्षरों से लिख लो, कोठारी साहब ने 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसको प्रथम शिक्षा नीति भी बोलते हो आप लोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की क्या की थी? प्रस्तावित किया था, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। इन्हीं के कहने पर प्रश्न आ जाए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस आयोग के गठन, किस आयोग की संस्तुति पर आई, तो कोठारी कमीशन, ठीक है, ये क्वेश्चन आया है। प्रश्न पूछेगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई थी? 1968। कोठारी कमीशन कब आया? 64-66। कितने साल बाद? 2 साल बाद। इसी कमीशन में कह दिया गया था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक और लॉन्च की जाए, स्पेशलाइजेशन, ये तो मतलब एक अनौपचारिक तौर पर है, लेकिन एक स्पेशल भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति होनी चाहिए, ठीक है। और आपको पता होगा उस समय राजीव गांधी क्या थे? प्रधान क्या थे? राष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री थे, राज्यपाल थे कि सीएम थे? हैं? प्रधानमंत्री थे। अच्छा ठीक, तो राजीव गांधी जी ने कहा कि भारत में भी क्या होना चाहिए? 21वीं सदी तक, क्योंकि वो जानते थे कि भारत तभी विकसित हो सकता है जब हमारा देश क्या करे, क्या करे? राजीव गांधी को जानते हो कि नहीं जानते हो? हैं? कौन नहीं जानता? अच्छा कौन नहीं जानता ये बताओ? सब लोग जानते हैं? चलो अच्छा, तो सब लोग जानते हो, तो उन्होंने ही सबसे पहले क्या किया? शिक्षा को 21वीं सदी के, मतलब उन्होंने भी सोचा कि हमारा देश भी क्या तभी विकसित हो सकता है जब हमारे देश में शिक्षा हर एक बच्चे तक पहुंच जाए, तभी हमारा देश विकसित हो सकता है, अदरवाइज हमारे देश में शिक्षा का विकास संभव नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1968 आई, तो इसमें 2 मूलभूत उद्देश्य थे। उद्देश्य नंबर 1, उद्देश्य नंबर 2। उद्देश्य नंबर 1 जो था वो बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि उद्देश्य नंबर 1 में कहा गया था शिक्षा का क्या, इसका 2 उद्देश्य हैं, कभी कभी आ जाते हैं पेपर में कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 का प्रमुख उद्देश्य था। तो पहला था, लिख लेना, निरक्षरता उन्मूलन। हम फैक्ट केवल बता रहे हैं आपको, यही पूछा जाएगा पेपर में, ठीक। और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आज तक नहीं पूरी हो पाई। नवीन शिक्षा नीति भी आ गई 2020 में, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज भी हमारे देश में ना तो गुणवत्ता है और ना ही, क्योंकि ज़मीनी स्तर पर कोई काम नहीं किया जाता, केवल कागजी स्तर पर काम किए जाते हैं। कागज में एक से एक योजनाएं लॉन्च की जाती हैं, एक से एक ऐप लॉन्च किए जाते हैं, ठीक है। और कुल मिला के सारा दोष किस पे दे दिया जाता है? क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा है, बच्चों को दोष दे नहीं सकते, अपने खुद पर दोष लगा नहीं सकते शासन व्यवस्था पे, तो एक ही इंसान मिलता है, वो है शिक्षक। तो उसी पर लगा देते हैं आरोप कि शिक्षक पढ़ाते नहीं हैं, शिक्षक काम नहीं करते हैं। बाकी शिक्षकों से सारा काम लेना होता है, तो फिर शासन प्रशासन जिंदाबाद, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि निरक्षरता और गुणवत्ता। और आपको बताएं, ये जो हैं 1900 कहाँ गए, एक बहुत महान आदमी थे जिनका नाम था यशपाल। यशपाल जी बहुत योग्य आदमी थे। इन्होंने कहा था कि इन्होंने इनसे रिपोर्ट मांगी गई थी। कहा गया था कि कुछ हमारे देश की व्यवस्था, अच्छे जो लोग योग्य लोग होते थे, उनसे रिपोर्ट मांगी जाती थी शिक्षाविदों से कि बताइए कुछ हम जो ये बनाए हैं इसमें कुछ अपना भी सुझाव दे दीजिए। तो इनसे सुझाव मांगा गया था, तो ये सुझाव बना रहे थे। आपने सुना होगा शिक्षा बिना बोझ के, बहुत पूछा जाता है, लिख लो, शिक्षा बिना बोझ के, डब्बे में बंद कर लेना। शिक्षा बिना बोझ के किसने कहा था? यशपाल जी ने कहा था, ठीक है। ये आपकी परीक्षा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट और सर्वोत्तम क्वेश्चन यही हो सकता है आ जाए पेपर। ये सब बेकार है, ये सब कुछ नहीं पूछा जाएगा, यही पूछ लेगा आपसे, ठीक है। चलिए, यशपाल जी ने पहले ही कहा था
और यशपाल जी के एक मित्र थे, आंध्र प्रदेश के तत्कालीन सीएम थे जनार्दन रेड्डी, ठीक है, जनार्दन रेड्डी। तो जनार्दन रेड्डी ने कहा था कि शिक्षा में आप जो है गुणवत्ता की बात कर रहे हो, निरक्षरता उन्मूलन दूर करना चाह रहे हो, अगर आप गुणवत्ता की जगह जागरूकता को इन्वॉल्व करो तो सबसे बढ़िया बात है, ठीक है। लेकिन जागरूकता की कोई बात नहीं की गई, ठीक है, जागरूकता दूर दूर तक नहीं थी। और आज सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है, हम कहते हैं आप लाखों योजनाएं लॉन्च करते हो, इतनी अच्छी चीज़ें लॉन्च करते हो, लेकिन जब उसको लेने वाला ही जागरूक नहीं है तो क्या मतलब है उसका। और ज़बरदस्ती बाजार नहीं लगती है, आप ज़बरदस्ती किसी को करोगे लॉन्च तो कोई मतलब नहीं। शिक्षा में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जागरूकता, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि धीरे धीरे हमारे जो देश की जनता है वो भी जागरूक हो रही है। पहले क्या था, माता पिता इतने जागरूक नहीं थे, लेकिन आजकल के माता पिता जो हैं शिक्षा के लिए बहुत जागरूक हैं, ठीक है। खुद नहीं खाएंगे लेकिन 500 रुपये कर्जा लेके कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन जरूर करा देंगे बच्चे का। कारण क्या है, कारण ये है क्योंकि शिक्षा का महत्व अब लोगों को समझ में आने लगा है। और सबसे बढ़िया बात है कि अब शिक्षा धीरे धीरे क्या हो रही है, एक टारगेट धीरे धीरे पूरा हो रहा है निरक्षरता का, लेकिन ये टारगेट और जल्दी पूरा हो सकता है अगर जागरूकता पर बात कर दी जाए। एक ऐसी कार्यक्रम चला दिया जागरूकता का, इससे लोग जागरूक हो सकें, ठीक है। चलिए, तो ये दो चीज़ें काम हुई थी 1968 में। दूसरा एक क्वेश्चन और 1968 की शिक्षा नीति से बनता है, पूछेगा। अच्छा चलो एक क्वेश्चन पूछते हैं, त्रिभाषा फार्मूला किस शिक्षा आयोग की देन है? 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968 की शिक्षा नीति, कोठारी कमीशन या यशपाल कमेटी? चलो नहीं पता है लिख लो, एक लाइन स्टार बना के लिखो, त्रिभाषा फार्मूला। और अब की नवीन शिक्षा नीति पे भी इस पे बहुत बढ़िया काम किया गया है, ठीक है। जब नवीन शिक्षा नीति पढ़ेंगे 2020 वाली, तब उसमें बताएंगे आपको। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो 1986 की शिक्षा नीति को अपडेट की गई हैं और इस बार ज़्यादा बल दिया गया है 1920 में, ठीक है। जल्दी ही आपके देश में जो है पूरी तरीके से शिक्षा नीति जो है लागू तो हो ही चुकी है ऑफिशियल तौर पे, लेकिन अभी जो है ज़मीनी स्तर पर काम नहीं शुरू हुआ, ठीक है। जैसे बहुत सारी चीज़ें उसमें हैं जो अभी कुछ भी नहीं है, जैसे कि आपका जो है प्राइमरी स्कूल जो आंगनबाड़ी से कनेक्ट कर दिया जाएगा। प्रयास चल रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि बहुत ज़्यादा आबादी है और बहुत ज़्यादा इतना आसान नहीं होता कि आज कह दिया जाए और कल लागू हो जाए। बहुत सारी चीज़ें 1986 की भी 1987, 88, 1992 तक पूरी हुई हैं। कहा गया था डाइट का निर्माण होगा 1986 में, कब हुआ? 1992 तक बन के तैयार हुई। कितना साल लग गया, है ना। रायबली की डाइट खुद 1992 में बन के तैयार हुई, तुरंत तो नहीं बन पाता लेकिन होता रहता। तो प्रश्न आएगा त्रिभाषा फार्मूला किसकी देन है? तो 1968 की शिक्षा नीति, लिख लीजिएगा 1968 की शिक्षा नीति त्रिभाषा फार्मूला की देन है, ठीक है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। बाकी कुछ 1900 महत्वपूर्ण नहीं है 1968 की शिक्षा नीति से। एक टेम्परेरी शिक्षा नीति बनाई गई थी। हाँ, ये पूछता है किसके संस्तुति पर आई थी, तो कोठारी कमीशन याद रखना। त्रिभाषा फार्मूला 1968 की शिक्षा नीति की देन है। त्रिभाषा फार्मूला क्या है कि 3 भाषाएं होंगी, पहली मातृभाषा, दूसरी अंग्रेजी और तीसरी स्पेशल लैंग्वेज। लेकिन भारत में इसको इंदिरा गांधी जी ने 2 तरीके से विवेचित कर दिया था। पहली थी आपकी हिंदी या मातृभाषा कह लीजिए, दूसरी थी जो हिंदी बोल लेते हैं वहाँ पर तो हिंदी रहेगी और अंग्रेजी रहेगी। लेकिन जो गैर हिंदी भाषिक राज्य हैं जहाँ हिंदी नहीं बोली जाती है, ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा, नहीं सुनेंगे तो कोई समझ में नहीं आएगा। जो गैर हिंदी भाषिक राज्य हैं वहाँ पर एक आधुनिक शिक्षा पर बल दिया जाए, ठीक है, और हिंदी पर बल दिया है। नहीं समझे बात को? मतलब जहाँ जैसे तमिलनाडु में मद्रास है तो वहाँ हिंदी पर भी बल दिया जाए, हिंदी भाषा को भी जोड़ा जाए, साथ में आधुनिक भाषा जोड़ी जाए, ठीक। चलिए, त्रिभाषा फार्मूला केवल याद रखिएगा, कब आया कब नहीं। अब आ जाइए महत्वपूर्ण हेडिंग डालिएगा 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति। आधुनिक भाषा, आधुनिक भाषा में कुछ भी, अंग्रेजी भी हो सकती है आधुनिक भाषा, ठीक है, फ्रेंच हो सकती है, ठीक है, चाइनीज हो सकती है। नहीं, ये सब आधुनिक भाषा में आएंगे। जापानी हो गई, फ्रेंच हो गई, ये सब अलग भाषा हो जाएंगी। क्षेत्रीय भाषा यानी मातृभाषा। अब सोचो, अब यहाँ लखनऊ की मातृभाषा क्या है, ये यूपी की मातृभाषा क्या है? हिंदी है, ठीक है। अब तो यहाँ क्या हिंदी दूसरी भाषा करी जा सकती है? नहीं ना, यहाँ तो अंडरस्टूड है हिंदी, तो यहाँ पर इंग्लिश और जो गैर हिंदी भाषिक राज्य है वहाँ पर हिंदी सिखाई जाए, इंग्लिश सिखाई जाए और आधुनिक भाषा सिखाई जाए। समझ गए? चलिए, अरे कुल मिला के 3 भाषाएं,
भाषा है ही है हिंदी, तो यहाँ कोई मतलब ही नहीं बनता है। अंग्रेजी हो गई और आधुनिक भाषा हो गई। ठीक, चलिए 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करें तो इससे एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपके पेपर में, वो कोई सा भी हो सकता है। ठीक, तो इसको हम अपने तरीके से डिजाइन करके आपको पढ़ा रहे हैं। तो 1986 की शिक्षा नीति जो आई वो 1968 की देन थी। किसकी देन थी? 1968। और 1968 में एक चीज और जान लो, ये कोई शिक्षा नीति नहीं थी, ये उस समय एक समीक्षा की गई थी। कितना बज गया जरा देखिए समय, 9:30 हो गया क्या? 9:15। ठीक, जैसे 9:30 हो जाए बता दीजिएगा। ठीक, 1986 की जो शिक्षा नीति वो कोई लिखा पढ़ी में नहीं आई थी, ये सिर्फ एक क्या था कि एक विवेचना की गई थी। ठीक, राजीव गांधी जी ने पहले ही कह दिया था कि हमको जो है शिक्षा संबंधी सुधार चाहिए अपने देश में, जमीनी स्तर पर काम चाहिए। तो इसके लिए सर्वे किया गया, 1968 से ही लगा दिया गया था। 1968 से लेकर 1986 तक क्या हुआ? सर्वे हुए। अब सोचो कितना स्लो मोशन में हमारा देश काम कर रहा था शिक्षा को लेकर। ठीक है, अब सोचो 1947 में देश आजाद हुआ, भारत की पहली शिक्षा नीति आ रही 1986, कितने साल बाद आई? सोच लो आप, सोचो देश कहाँ होगा, शिक्षा कितना हम लोग शिक्षा से पीछे रहेंगे। खैर छोड़िए, आया तो कम से कम देर से आया, लेकिन आया। तो राजीव गांधी जी ने बहुत बड़ा परिवर्तन देश के लिए किया शिक्षा से संबंधित। सही बता रहा हूँ, अगर इन्होंने इतना शिक्षा पर दबाव न डाला होता तो आपको सही बताएं आज हमारा देश इतनी दूर तक ना आया होता। जानते हो अगर शिक्षा नहीं होगी तो एक ही चीज होगा, केवल क्या होगा? सब लोग पढ़े लिखे होंगे नहीं, अंधविश्वास पर बल देंगे, और अंधविश्वास होगा तो कुप्रथाएं जागरूक हो जाएंगे, कुप्रथाएं हो जाएंगे तो समझ लो क्या हो सकता है फिर। तो 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, इस पर राजीव गांधी जी ने सर्वे करवाया। सर्वे करवा के जितने पॉइंट्स निकल के आए उन्हीं को क्रमबद्ध करके 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बना दिया गया। ठीक, सबसे पहले तो प्रश्न पूछा जाता है कि 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? बताओ अध्यक्ष कौन था? बताओ कौन था अध्यक्ष? डॉक्टर आचार्य राममूर्ति का नाम सुना है? नाम सुने हो कि नहीं सुना? क्या किया था इन्होंने? डॉक्टर आचार्य, नाम याद कर लो, परीक्षा में दिखेंगे इस बार। आचार्य राममूर्ति, क्या किया था इन्होंने? कौन बताएगा आप लोगों में से? डॉक्टर आचार्य राम, यही आएगा पेपर में। आचार्य राममूर्ति ने क्या बताया था पेपर में? बताओ। हैं? इन्होंने दिया था, और बताओ। 1990 में इसकी समीक्षा की थी। प्रश्न आएगा 1986 की समीक्षा किसने की थी? तो किसने की थी समीक्षा? डॉक्टर आचार्य राममूर्ति ने। इन्हीं की समीक्षा के आधार पर 1992-93 में यशपाल कमेटी आई थी। प्रश्न पूछा जाएगा यशपाल कमेटी किसकी संस्तुति पर आई थी? डॉक्टर आचार्य राममूर्ति। ठीक है, यहीं पर सुझाव मांगा गया था कि शिक्षा में, अभी हमने कुछ बताया नहीं आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में। ठीक है, बताते हैं अभी। फिलहाल ये क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा तो पहले क्वेश्चन को पकड़ो। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा किसने की थी? डॉक्टर आचार्य राममूर्ति ने। कब की थी? 1990 में। और इनकी समीक्षा के पश्चात क्या आया था? यशपाल कमेटी आई थी। और यशपाल कमेटी में क्या थे? सुझाव थे। ठीक है, लेकिन सुनो, अगर प्रश्न आ जाए कि ये सब तो हुआ था, इसी बीच में एक संशोधित शिक्षा नीति भी प्रस्तुत की गई थी। प्रश्न पूछा जाएगा संशोधित शिक्षा नीति कब आई थी? तो प्रश्न उत्तर बताएगा 1992। इसका एक और नाम था एक्शन प्लान। पेपर में पूछा जाता है एक्शन प्लान कब आया? 1992, सीधे पेपर में आएगा। 1992 में एक्शन प्लान आया। ठीक, संशोधित शिक्षा नीति जब इन्होंने समीक्षा की, ठीक है, और इन्होंने यशपाल जी से सुझाव मांगे और सुझाव भी दिए यशपाल जी ने, बस उसी आधार पर एक संशोधित शिक्षा नीति बना दी गई कि आपने जो कुछ भी राष्ट्रीय
1986 की शिक्षा नीति में जो कुछ भी कहा उनके क्या रिजल्ट हैं और उनमें क्या सुधार संभव हैं। तो अब जरा जान लिया जाए कि 1986 की शिक्षा नीति वास्तविकता में थी क्या। ठीक है, तो ऐसे ही एक बैठक की गई, सब लोग बैठे और सब ने अपने अपने विचार रखे कि ये समस्या है, ये समस्या है, ये समस्या है और ये समस्या। चलिए, तो सब पॉइंट बद्ध कर लीजिएगा, एक एक पॉइंट जो है ऐसे डंडा खींच के और एरो मार मार के जो क्वेश्चन अब तक आए हैं परीक्षाओं में मैं वही क्रमबद्ध करा रहा हूँ। 1986 की फालतू की कोई बकवास नहीं। अगर ये आया तो आया, नहीं आएगा तो फिर आपसे पूछेगा कि थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था, बिल्ली पे लगा दीजिएगा। ठीक है, अगर आ जाए तो लगा लेना, ना आए तो कोई बात नहीं। प्रश्न सबसे पहला आएगा, सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू जिसको जानते हैं आप, राष्ट्रीय इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ है? दिल्ली में। आगे लिखना दिल्ली, पूछ लेगा कहाँ है तो ठीक है, इग्नू लिख लेना शॉर्टकट में। ओपन यूनिवर्सिटी कब आई थी? 1986 में। ठीक है, ओपन यूनिवर्सिटी आ जाए तो भी 1986। ठीक है, कृषि महाविद्यालय या सॉरी कृषि महाविद्यालय आ जाए वो भी 1986। ये सब नहीं पूछेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इग्नू और ओपन यूनिवर्सिटी भी लिख लीजिएगा। मुक्त विश्वविद्यालय या इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय करके पूछ लिया जाए कि इनका गठन किस शिक्षा नीति के अंतर्गत हुआ था तो बता दीजिएगा 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति। बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि 10+2+3 शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए, यानी ग्रेजुएशन 3 साल का, माध्यमिक शिक्षा 2 साल की और उच्च प्राथमिक शिक्षा या उच्च माध्यमिक शिक्षा कितने साल की? 10 साल प्राइमरी और उच्च पूर्व माध्यमिक शिक्षा जो है वो 10 साल तक, फिर 2 साल तक के चले आपकी माध्यमिक शिक्षा चले और फिर 3 साल तक स्नातक चले। ठीक है, बताओ भाई किस आयोग ने माध्यमिक शिक्षा को 2 भागों में बांटा? पहले बताओ माध्यमिक शिक्षा पर बल देने वाला आयोग कौन सा था और 2 भागों में बांटने वाला? मुदालियार आयोग। याद है ना, कल लिखाया था हमने इसको आपको। चलिए, 10+2+3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इग्नू का हो गया था। अच्छा बताइए 5+3+3+4 ये किस शिक्षा नीति में आया? 2020 लिख लेना। कौन अध्यक्ष थे? कस्तूरी रंगन या रंजन है? रंगन है पक्का कि मंजन? रंगन लिख लो, पूछा जा सकता। अंतरिक्ष भूगर्भ शास्त्री हैं। ठीक है, कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में आई थी नवीन शिक्षा नीति 2020। पूछी जा सकती है, पूरी डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, परेशान ना होइए। अभी 1986 पहुँचे हैं, अभी बहुत कुछ चलाना है। अभी स्कूल चलो अभियान चलाना है जो प्रेजेंट में चल रहा है, वो भी आने वाला है जुलाई 1996। याद रखिएगा, डायरेक्ट पेपर में पूछेगा। सर्व शिक्षा अभियान कब आया था? चलो अभी बताना आगे। ठीक है, ये अध्यक्ष थे इसके, इनकी अध्यक्षता में आई नवीन शिक्षा नीति। ठीक है, किस मंत्रालय ने लॉन्च किया था इसको? चलो अच्छा आगे बढ़ो और बताओ राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में बताओ। बहुत बड़ी, आज खत्म नहीं होगी। बताओ और बताओ, कोई याद आ रहा है कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट जो कभी पढ़ा हो 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति? हाँ, निःशुल्क शिक्षा तो इसमें इतना बल नहीं दिया गया। निःशुल्क शिक्षा, हाँ समावेशी शिक्षा पर बल दिया गया था, ये कह सकते हो आप। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है इसमें लिख लो, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ये पेपर में आएगा जरूर, तुम्हारे सुपर टेट में एक क्वेश्चन आउटेड है, बिल्कुल आउटेड है, यहीं पर लिख लो। ये आया कब था? 1986 में आया था। ठीक है, लागू कब किया गया था? लागू पूछेगा तो 1987 और 88 में इसको लागू कर दिया गया। ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वो बच्चे जो बहुत भयभीत हैं सुपर टेट को लेकर और
सोच रहे हैं कि 10 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन कौन सा होगा। मनोविज्ञान के तो 10 के 10 क्वेश्चन हम लिखा देंगे, शिक्षण कौशल के भी 10 के 10 लिखवा देंगे और जीवन कौशल के। लेकिन जो परेशान है कि शिक्षण कौशल में एक क्वेश्चन वो कौन सा होगा, वो यही होगा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 110% परीक्षा में दिखेगा। कब आया था, संस्तुति कब हुई थी, गठन कब हुआ था, इसको बोला कब गया था, 1986 की शिक्षा नीति में। लागू कब किया गया था, 1987-88 में, याद रखना। काम क्या था, इसका उद्देश्य बहुत पूछा जाता है बच्चा, बताओ इसका उद्देश्य क्या था। उद्देश्य लिख लो, शिक्षा में जैसे पोषाहार का पूछ लेगा उद्देश्य क्या है, बहुत लोग नहीं जानते फैक्ट उद्देश्य क्या है। 3 क्लोज ऑप्शन दे देगा, नहीं लगा पाएंगे। और नीचे एक विकल्प देता है चौथा, उपरोक्त सभी। उद्देश्य एक ही होता है, उपरोक्त सभी कभी नहीं होता, ठीक है। शिक्षा में एक रूपता लाना। देखिए पूरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति ही जो है क्या है, लिख दो, शिक्षा में, लिख लो, शिक्षा में समानता और एक रूपता, यही इसका नारा भी कह सकते हो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का। शिक्षा में समानता और एक रूपता दिखाई दी, इसीलिए तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया था। सीधा बेसिक समझ लो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारी क्यों आई, तो एक बार बस एक शब्द में कह देना। कोई भी तुमसे कभी पूछे ले कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्यों लाई गई, तो बता देना हमारे देश में शिक्षा में समरूपता हो, यानी जो बच्चा उस तरीके से पढ़ सके, वही गांव का देहात का बच्चा भी उसी लहजे में, उसी शिक्षक से, उसी सहायक सामग्री के द्वारा पढ़ सके। इसीलिए क्या चलाया गया, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। गांव के बच्चे बोर्ड पे नहीं पढ़ पा रहे हैं, शहर के बच्चों को सारी सामग्रियां मिल रही है, एक रूपता नहीं है, तो इसीलिए गांव के देहात के बच्चों को भी वो सारी सुविधाएं मिले जो शहर के बच्चों को मिलती है। इसी के लिए एक योजना कार्यक्रम चलाया गया, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ठीक है, याद रखिएगा। अब सुनो, इसी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत 2 कमरे पूछा जाता है, 2 कमरे, एक बरामदा और एक महिला शिक्षक। ये जो 2 शिक्षक होते हैं, 2 शिक्षकों में एक महिला शिक्षा का प्रावधान किया गया था, इसको याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। उसके बाद सबसे कुख्यात और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिएगा, एकीकृत शिक्षा को कहाँ लॉन्च किया गया था, तो 1986 की शिक्षा नीति। कई बार पेपरों में पूछा गया है, एकीकृत शिक्षा व्यवस्था, एकीकृत शिक्षा व्यवस्था कब लॉन्च की गई थी, 1986 की शिक्षा नीति में। एकीकृत शिक्षा, जो अधिगम अयोग्यता वाले बालक या कोई विशेष उनके अंदर शारीरिक क्षमता होती है, मानसिक रूप से दृष्टिबाधित है या मानसिक रूप से कोई समस्या है या शारीरिक रूप से कोई दिक्कत है या कोई भी डिसलेक्सिया है, डिसग्राफिया है, कुछ भी कह सकते हो आप, मौखिक अक्षमता है, पठन अक्षमता है, ऐसी अक्षमता वाले बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाने के लिए प्रेरित किया गया था, क्योंकि शिक्षा में क्या लानी थी, समानता लानी थी, इसीलिए एकीकृत शिक्षा को लॉन्च किया गया। प्रश्न पूछा जाता है एकीकृत शिक्षा का विस्तृत रूप है, तो लिख लेना इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी समावेशी शिक्षा। ये प्रश्न सीधे पूछे जाएंगे आपसे। एकीकृत शिक्षा का विस्तृत कार्यक्रम क्या है, समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है। और इंक्लूसिव एजुकेशन की परिभाषा कौन बताएगा, सभी जाति, वर्ग, धर्म, लिंग, समुदाय और शारीरिक रूप से अक्षम बालकों में भेदभाव किए बिना सभी बच्चों को सामान्य कक्षा में सामान्य शैक्षिक संसाधनों के द्वारा अधिगम प्रदान करना ही क्या कहलाता है, समावेशी शिक्षा कहलाता है। और ऐसी कक्षा में जो बैठे बच्चे होते हैं उन्हें कहते हैं हम लोग समावेशी कक्षा कहते हैं। ऐसी कक्षा को क्या कहते हैं, समावेशी कक्षा। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सरल सरल से आएंगे, भाषा तो आएगी नहीं, वहाँ पे ऑब्जेक्टिव होगा, तो इस तरीके से लगाइएगा, ठीक। आगे बताइए, और कौन बताएगा 1986 के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कई बार पेपरों में पूछा गया है। बताओ, वो कहानियां मत बताने लगना जो पूछी नहीं जाती, वो दीर्घ उत्तरी में ही लिखना, अच्छा लगेगा वहाँ पे। यहाँ बताओ 1 नंबर में, 9:30 हो गया, बताइए भाई 1 नंबर में बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बताओ भाई वो क्या है। नहीं पता किसी को, नहीं पता, गति निर्धारक कार्यक्रम चलाया गया, शिक्षा संबंधी गति निर्धारक कार्यक्रम, लिख लो, गति निर्धारक कार्यक्रम। कौन बताएगा गति निर्धारक कार्यक्रम में क्या होता है। अच्छा सुनो, गति निर्धारक, 1 मिनट रुक जाओ, लिखो 1986 की शिक्षा नीति में माध्यमिक शिक्षा पर विशेष बल दिया जा रहा था, माध्यमिक शिक्षा। और आपको पता है माध्यमिक शिक्षा 2 भागों में बांटी थी, किसने, कोठारी साहब ने, मालूम है ना, लिखा होगा, आज भी जाओ तो स्कूलों में तो लिखा रहता है उच्च पूर्व माध्यमिक विद्यालय, यानी 6 से 8 तक के लिए, और उसके बाद 9, 10, 11, 12, ठीक है, यहाँ तक सेकेंड भाग में बांट दिया, टोटल
7 वर्ष लगे थे, 7 वर्ष और 7 विषय, ये 3 चीजें याद रखना। 7 सब्जेक्ट थे, 7 सब्जेक्टों में बांटा था कोठारी साहब ने। 7 साल थे भाई, 3 साल उधर हो गया, 4 साल इधर हो गया, क्या हुआ, कुछ कंफ्यूजन हो गया क्या? ठीक है, कोठारी साहब ने शिक्षा नीति दी थी, हाँ सॉरी, मुदालियर आयोग ने, मुदालियर साहब ने बताया था 2 भागों में। ठीक है, तो उसी तर्ज पर उसी पर विशेष बल दिया गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में, और कहा गया था कि इस पर भी विशेष बल दिया जाए। तो इसके लिए क्या खोला गया था? इसके लिए खोल दिया गया था आपका नवोदय विद्यालय। तो अक्सर पूछा जाता है नवोदय विद्यालय को का गठन हुआ था, तो 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिख लीजिएगा नवोदय विद्यालय खोले गए थे। नवोदय विद्यालय, ये सब किताबों में लिखा है, आपका समय न बर्बाद हो इसलिए हम आपको एक लाइन से लिखवा दे रहे हैं। प्रश्न में यही पूछे जाएंगे और कुछ नहीं आएगा, ठीक। और हमको लगता है कि हमने एक क्वेश्चन आपका फंसा लिया है 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति से, इससे ऊपर आना नहीं है, लेकिन फिर भी लिखना है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और भी बनते हैं। चलिए और बताइए, और कौन बता सकता है अगला? यही क्या है? यही है नवोदय विद्यालय जो खोले गए थे, यही है गति निर्धारक कार्यक्रम। ठीक है, अगर बगल में लिखना चाहो लिख लो, गति निर्धारक कार्यक्रम चलाया गया था 1986 में, वो यही है, नवोदय विद्यालय खोल दिए गए थे गाँव में। देखिए नवोदय विद्यालय में 75 और 25 का रेशियो रहता है, शहर के 25% मतलब 25% सीटें रहती हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 75% रहती है। ठीक है, और इसकी परीक्षा कौन कराता है? नवोदय विद्यालय का परीक्षा कौन कराता है हर साल? NCERT कराता है। ठीक है, हर साल कराता है, हर साल होती है नवोदय की परीक्षा। ठीक है, गांव के बच्चों को भी जो है माध्यमिक शिक्षा, यानी वो बच्चे जो शहर नहीं जा सकते, या मतलब उनके पास धन नहीं है और वो आगे पढ़ नहीं सकते, योग्यता है उनके अंदर, प्रतिभा है, तो ऐसी प्रतिभा